जुलाई 1944 और मेजर चार्ल्स कारपेंटर नॉर्मैंडी के स्पॉटिंग मिशन से लौट रहे हैं अपने पाइपर L4 ग्रास हॉपर में। जैसे ही वो उतरता है उसे तुरंत आगे के मोर्चे पर जाने और हवाई पट्टी की तलाश का आदेश मिलता है। समझ गया। उसका अब तक अनाम फाइटिंग ग्रास हॉपर, जिसके पंखों के नीचे बजूका लगे हैं, इंतजार करेगा युद्ध के स्वाद का। एक जीप में कारपेंटर फ्रेंच देहातों से होते हुए जितना हो सके फ्रंट लाइन के करीब जाता है। एवरांच के पास एक मोड़ पर वो 5 M4 शर्मन टैंक की एक पलटन देखता है। वो पूरी तरह पीछे हट रहे हैं भारी गोलाबारी के बीच। कारपेंटर चिंतित है। वो कई दिनों से इस इलाके के ऊपर उड़ रहा था और उसने अमेरिकियों को पीछे ढकेलने वाली इतनी बड़ी जर्मन सेना कहीं नहीं देखी। और कारपेंटर जीप की गति बढ़ाता है पास जाने के लिए। जर्मनों ने पास के शहर पर नियंत्रण पा लिया है और अमेरिकियों को घेर कर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। सेना बिखरने लगती है जब 88 मिलीमीटर के गोले उनकी पोजीशन पर गिरते हैं। कारपेंटर तेजी से ब्रेक लगाता है और जीप झटके से रुकती है। वो टैंकों की ओर दौड़ता है और खाई में कूद जाता है। वो अकेला नहीं है, पहले ही अमेरिकी पैदल सेना वहां कवर लिए है। क्या हो रहा है? सैनिक बताता है कि उन्होंने शहर में जाने वाले पुल को कब्जाने की कोशिश की, पर उन्हें जर्मनों की ओर से भारी जवाब मिला। वो सैकड़ों की तादाद में है, ये सही नहीं हो सकता, जर्मनों की चाल होगी। फौरन कार्रवाई करते हुए कारपेंटर विस्फोटक का इंतजार करता है, फिर तुरंत खाई से बाहर आकर मुख्य शर्मन की ओर दौड़ता है। कारपेंटर ऊपर चढ़ता है और अपनी 50 कैलिबर गन लोड करता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। टैंक कमांडर कारपेंटर पर चिल्लाता है, ये क्या कर रहे हो? कारपेंटर विंग्स दिखाता है और बताता है कि वो इस पोजीशन के ऊपर से उड़ चुका है और जानता है कि जर्मनों को हराया जा सकता है। मुझे यकीन है कि वो ज्यादा नहीं है। चलो। बिल्कुल नहीं फ्लाई बॉय, हम कहीं नहीं जा रहे। या तुम बढ़ो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कमांडर सोचता है, जर्मन से मरना या कारपेंटर से। Let's go. वो फैसला करता है और शर्मन टैंक जोर से गरजते हुए ब्रिज की ओर बढ़ता है। साथ बने रहो। बाकी टैंक पीछे हैं, जिनमें 50 कैलिबर वाला कारपेंटर सबसे आगे है। पलटा, चलते रहो, आगे बढ़ो। जैसे ही वो ब्रिज के पास जाते हैं, MG42 फायर करते हैं अमरीकी टैंकों को भूनते हुए। कारपेंटर तुरंत अपनी 50 कैलिबर से जवाबी हमला करता है। टैंक कमांडर गनर को जोर से दिशा बताता है। कारपेंटर को झटका महसूस होता है जब टैंक टॉरेट उसके नीचे घूमता है। अंदर गनर मशीन गन नेस्ट को अपने गन साइट के केंद्र में लाता है। लक्ष्य साधा, हमला। जर्मन अपनी पोजीशन छोड़ते हैं जब उसके ठीक पहले एक 75 mm का गोला मशीन गन नेस्ट पर गिरता है और धमाके से उसे गड्ढे में बदल देता है। इतनी करीबी पर कारपेंटर भी धमाके में आ जाता है और उसका दम घुटने लगता है, पर हिम्मत जुटाकर वो 50 कैलिबर लेता है और जर्मन गनर छिपने पर मजबूर हो जाते हैं। वो वापस फायर करने के लिए झांकते हैं, पर तभी शर्मन का 75 mm तोप उनकी ओर घूमता है। भागो! गनर फायरिंग बटन दबाता है और एक भारी विस्फोटक गोला 75 mm तोप से निकलता है। शानदार, ये सही लगा। लोड करो, ब्रिज में एक और शेल डालो। कारपेंटर ब्राउनिंग से हमला जारी रखता है जब 5 शर्मन ब्रिज पर चढ़ते हैं। आगे बढ़ो, शहर की ओर। कारपेंटर लड़ाई के रोमांच में खो जाता है और टैंक क्रू को आदेश देने लगता है। वो प्लाटून कमांडर की पोजीशन लेता है और टैंक उसके आदेश मानने लगते हैं। कॉर्नर पर गोला तैयार रखते हुए कारपेंटर चिल्लाता है, गोला छोड़ो। शर्मन हमला करता है और गोला सड़क की आखिरी बिल्डिंग से टकराता है। जब टैंक तेजी से बढ़ते हैं, जर्मनों के पास तोपखाना छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ो। कारपेंटर के नेतृत्व में अमेरिकी सेना पूरे शहर पर कब्जा कर लेती है। सैनिकों, छोड़ी गई तोपें सुरक्षित करो। वो छोड़ी गई 88 मिलीमीटर की तोपें ढूंढ निकालते हैं। टैंकों, फैल जाओ। कारपेंटर बढ़ रहा है, पर शहर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इलाके छानो, देखो कोई दुश्मन छुपा तो नहीं है। वो शर्मन को बाहरी इलाके में ले जाता है और आगे खेत में एक टैंक देखता है। बेझिझक चिल्लाता है, टैंक, हमला। पर ये शब्द निकलते ही वो राख में बदल जाते हैं जब वो देखता है कि उसका निशाना एक अमेरिकी शर्मन टैंक है। रुको, पीछे हटो। वो चिल्लाने लगता है, पर उसके बोलने से पहले ही नीचे से तोप चल जाती है।
कारपेंटर के पेट में तनाव आता है जब हवा में उड़ता एक गोला एक मित्र टैंक की ओर बढ़ता है। एक शर्मन बुलडोजर टैंक के आगे हल में टक्कर लगती है। गोला बारूदी सुरंग हटाने वाले हल से जा टकराता है, पर क्रू को कुछ नहीं होता। युद्ध अंत की ओर बढ़ता है जब एड्रेनलिन कम होता है और एहसास होता है कि एक मित्र पर गोली चल गई, तो चार्ल्स का मन भारी हो जाता है। प्लेटून कमांडर अपने सैनिकों को आदेश देता है कारपेंटर को गिरफ्तार करने का। इंसान तुम हम सबको मरवा देते। उसे फ्रंट लाइन से हटा लिया गया और एक सैन्य जेल में डाल दिया गया। कोर्ट मार्शल की सुनवाई के इंतजार में चार्ल्स से कहा जाता है कि उसका सामना फायरिंग स्क्वाड से हो सकता है, पर घायल होने की बजाय चार्ल्स को जनरल पैटन की सीधी सिफारिश से सिल्वर स्टार दिया जाता है, जिन्होंने कहा कि कारपेंटर वही सैनिक है जो उन्हें अपनी सेना में चाहिए। सितंबर में चार्ल्स आराकोट के बाहरी इलाके में उड़ान भरेगा। उसके साधारण स्पॉटर प्लेन में अब बहुत फायर पावर है, जिसमें विंग्स के नीचे 6 रॉकेट लगे हैं। चार्ल्स ने अपने विमान का नाम उसकी शक्ति के अनुरूप रखा, रोजी द रॉकेटर। रेडियो जर्मन जवाबी हमलों की खबरों से भरा है। एक पूरा पेंजर डिवीजन और 2 पेंजर ब्रिगेड आगे बढ़ रहे हैं और मित्र देशों की पोजीशन पछाड़ रहे हैं, पर चार्ल्स भारी धुंध के नीचे कुछ नहीं देख सकता। अरे कुछ तो साफ हो। आखिरकार कोहरे में एक छेद बनता है और मित्र देशों के मुख्यालय की ओर आती जर्मन पैंथर की कतार दिखती है। वो अमरीकियों को नदी में छिपा हुआ देख सकता है। जब तेजी से दुश्मन हमला बढ़ाता है, वो तुरंत काम में लगता है और आसमान में छलांग लगाता है, सीधे मुख्य पैंथर की ओर, उसकी छत के पतले कवच को निशाना बनाते हुए। ग्रास हॉपर लगभग सीधा है। जब वो अपने फायरिंग बटन के लिए हाथ बढ़ाता है, तेजी से जमीन पर जाते हुए वो 2 स्विच पलटता है। 2 रॉकेट ट्यूब से निकलते हैं। वो सीधे मुख्य पैंथर के पास जमीन से टकराता है। 2 जोरदार विस्फोटकों के साथ कारपेंटर के अपनी उड़ान से ऊपर आने के पहले वो पीछे देखता है, चूक गया। ये रॉकेट के साथ उन पागल स्पॉटर्स में से एक है। हमला! जर्मन अपनी बंदूकें उठाते हैं और कारपेंटर के L4 पर दागते हैं। गोलियां उसकी छतरी के पास से गुजरती हैं और कुछ पंख में छेद कर देती हैं, पर ये रोजी द रॉकेटर के कपड़े के ढांचे पर खास असर नहीं डालती। जमीन पर फंसे हुए अमेरिकी विस्फोटकों से चौंक जाते हैं और वो सामने से देखते हैं कि एक स्पॉटर प्लेन एक और रॉकेट हमला करने के लिए मुड़ रहा है, पर इस बार जर्मन तैयार हैं। वो अपने कवच के पीछे छिप जाते हैं और कारपेंटर पर गोलीबारी करते हैं। चारों ओर गोलियां चलती हैं और कई छेद उसके प्लेन में हो जाते हैं, पर वो अडिग रहता है। जितना हो वो दाएं बाएं झटके देता है ताकि जर्मनों का निशाना चूक जाए। जब उनकी ओर वो तेजी से बढ़ता है, वो 2 और स्विच पलटता है। 2.3 इंच की भारी विस्फोटक टैंक भेदी रॉकेट ट्यूब से निकलती है और सीधे पैंथर की छत से जा टकराती है और टैंक से तुरंत धुआं उठता है। अंदर बैठे क्रू को पता चलता है कि अब सब खत्म और आग के बढ़ते ही वो तुरंत टैंक के बाहर कूदते हैं। एक टैंक खत्म, पर अभी भी कई और बाकी हैं। कारपेंटर रोजी को एक और हमले के लिए घुमाता है और तुरंत गोलियों का सामना करता है। उसके पंखों में और छेद हो जाते हैं जब वो अपनी नजर हाफ ट्रैक पर डालता है। जब दुश्मन की गोलियां लगातार रोजी के ढांचे से टकराती हैं, चार्ल्स गोलियों की मार महसूस करता है, पर उसे रोजी पर भरोसा है। चलो पुरानी साथी। निशाना साधता है और हमला करता है। हाफ ट्रैक आग के गोले बदल जाता है। दूर से देखकर फंसे हुए अमेरिकी चुपचाप वीर ग्रास हॉपर की सराहना करते हैं, पर चार्ली को उड़कर जाना पड़ता है। गोला बारूद नहीं बचा। वो बेस पर लौटता है। वो रोजी और रॉकेटों के साथ लौटता है। जमीन पर अमेरिकी सैनिक हैरान है। वो देखते हैं कि रोजी फिर से लड़ाई के लिए लौट रही है। चार्ल्स हाफ ट्रैक पर फायर करता है, जो आग में घिर जाता है। फिर दूसरा पैंथर। जो डर के पहले नदी में छिपे हुए थे, अब खुशी से जीत की गिनती कर रहे हैं जब चार्ल्स अपना आखिरी रॉकेट जर्मनों पर दागता है और फिर उसे और रॉकेट के लिए वापस उड़ना पड़ता है। कारपेंटर फिर से हथियार बंद होता है और अब धुंध हट गई है और दुश्मनों की हरकतें दिखाई देने लगी हैं। वो 4 अमरीकी M18 हेलकेट्स के पीछे पेंजर 4 को आते हुए देख सकता है।
जल्दी में वो हमले में कूद जाता है, हेलकट्स के ऊपर से उड़ता हुआ। वो जल्दी से निशाना साधता है और जर्मनों के फॉर्मेशन पर 4 रॉकेट्स दागता है। What is he? Enemy behind us. Turn around. कारपेंटर खुद से मुस्कुराता है जब वो देखता है कि हेलकट्स अपनी तोपें घुमा रहे हैं और नीचे युद्ध शुरू हो चुका है। चार्ल्स के काम के कारण हेलकट पलटन ने अचानक हमले को देख लिया और जर्मन सेना वहीं रुक गई। उस शाम 6 अमेरिकी सैनिक जिन्हें चार्ल्स ने बचाया था अंधेरे में निकले और सुरक्षित लौट आए, जहां उन्होंने जो भी देखा उस घटना का विवरण दिया। इस संघर्ष ने उन्हें उपनाम दिलाया जो उन्होंने हमेशा साथ रखा, बजूका चार्ली। युद्ध के अंत में विमान छूट गया और बेच दिया गया, पर फिर 2017 में विमान उत्साही जो शेल ने पाया कि रोजी द रॉकेटर अभी भी मौजूद है, असैनिक रंगों में एक ऑस्ट्रियाई एविएशन म्यूजियम की छत से लटकी हुई है। म्यूजियम को पता ही नहीं था कि उनके कलेक्शन में सबसे प्रसिद्ध L4 ग्रास हॉपर है। कॉलिंग्स फाउंडेशन ने विमान खरीद लिया और इसे युद्धकालीन गौरव देने का काम शुरू किया गया। अब पूरा उड़ान के लायक L4 को उसका मूल रंग दिया गया और वो अमेरिकी हेरिटेज म्यूजियम में प्रदर्शित है। रोजी द रॉकेटर की नोज आर्ट मेजर चार्ल्स कारपेंटर की पोती ने पूरी की।